एक कंपनी जिसकी जीरो रेवेन्यू है, जीरो प्रॉफिट है, तो उस केस में वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है? ज़ीरो रेवेन्यू हो गया है या फिर प्रॉफिट ज़ीरो है या फिर नेगेटिव प्रॉफिट है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो कर रहा हूँ। हमने कुछ आईपी इसके अंदर जनरेट किया हो या फिर हमने कोई प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट किया हो, तो मैंने कुछ खर्चा तो ऑलरेडी कर दिया है कंपनी ने। और जो मैंने टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, जो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट डाली है, इसके बेसिस के ऊपर आज की डेट में कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी नहीं होगी। अगर एक कंपनी है जिसकी जीरो रेवेन्यू है, जीरो प्रॉफिट है, तो उस केस में वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है? उसको ज़रूरत क्या है वैल्यूएशन की? तो देखिए राहुल, ऐसा है कि ज़ीरो रेवेन्यू हो गया है या फिर प्रॉफिट ज़ीरो है या फिर नेगेटिव प्रॉफिट है, इससे हम डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन की क्या ज़रूरत है हम उस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम केसेस में समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जब रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो होगा या फिर प्रॉफिट्स नेगेटिव होंगे। तो कुछ ऐसी स्टार्टअप्स हो सकते हैं जो अभी प्री रेवेन्यू स्टेज में हैं, अभी सिर्फ आइडिएशन हुआ है उसका, और अभी तक उन्होंने कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए कुछ 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले कुछ कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ उसका आइडिया क्रिएट हुआ है और उस आइडिया के बेस पे कोई एमवीपी बनाया गया और उसके बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट या सर्विस की टेस्टिंग चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कंपनी ने अभी तक कोई भी रेवेन्यू जनरेट ना किया हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, तो फिर प्रॉफिट्स का तो कोई क्वेश्चन वहाँ पे निकल के आता नहीं है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। लेकिन आप देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं जिनके रेवेन्यूज़ हैं, लेकिन प्रॉफिट्स या तो ज़ीरो हैं या फिर वो लॉसेस में, या फिर कह सकते हैं कि हम नेगेटिव प्रॉफिट्स हैं। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल आप इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं। देखिए कि जैसे बायजूस का केस हो गया, या फिर ओला का केस हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट के केस हो गया। ठीक है, तो जब इन लोगों ने कंपनीज स्टार्ट किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, रेवेन्यूज़ ठीक थे, ठीक है, एक्सपेंसेस भी काफ़ी हैवी थे, लेकिन प्रॉफिट्स क्या थे उनके, ज़ीरो थे या फिर नेगेटिव थे। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप, तो स्टार्टअप के केस के अंदर क्या होगा कि देखो, स्टार्टअप तो आपको कहीं स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट नहीं हो रहा, तो आपको नहीं पता चल रहा कुछ भी। ठीक है, या फिर आपको कोई न्यूज़ में भी उसका नहीं पता चल रहा। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में होंगे जो अभी आइडिएशन स्टेज में हैं, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं रेवेन्यूज़ के लिए, या फिर वो आज की डेट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने में भी अपने सिस्टम्स के ऊपर, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने कस्टमर एक्विजिशंस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो हैविली, और जो इन्वेस्टमेंट्स आज उनका हो रहा है, उनका जो इम्पैक्ट है या फिर उनके जो रेवेन्यूज़ हैं, आगे आने वाले टाइम में आएंगे। ठीक है, तो आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं उसका वैल्यूएशन करूंगा, या फिर मैं उसको बैलेंस शीट के एंगल से देखूंगा, या P&L अकाउंट के उसको हम देखते हैं, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा नंबर्स नज़र आएंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, कंपनीज तो ऐसी होंगी, लेकिन वैल्यूएशन के एंगल से उसको इवैल्यूएट करने के लिए मेथडोलॉजीज, अप्रोचेज जो हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट लगाई जाएंगी। ओके, लेकिन इसका फिर लॉजिक और वैल्यूएशन क्या रहता है? देखिए, लॉजिक को यहाँ पर आप ऐसे डिफाइन करोगे। देखो, ऐसा ना कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी आज की डेट में अपनी स्टैंड अलोन लेवल पे ये देखना चाहती है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी में अभी रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उस कंपनी में, और जिस बेसिस के ऊपर वो आगे आज बढ़ रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर ही इन्वेस्टर आज की डेट में एंट्री लेना चाहता है। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए आपको वैल्यूएशन के लिए जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है और उसने अपना पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी हैविली इन्वेस्ट किया है, मे बी उसने कुछ आईपीज़ भी जनरेट कर लिए हैं। ठीक है, और उसने अपनी मार्केट को पूरी तरह से ट्रैक करने के बाद आज नैरो डाउन करके उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, इस सेक्टर में जाके हम लोग अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को जाके हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, अब वो जो पाथ है उनका बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है, बिकॉज उन्होंने मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की टेस्टिंग कर ली है, और मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम नहीं बोलूँगा, मेजॉरिटी लोगों ने उसको अडॉप्ट करने के लिए जो कंसेंट या फिर पॉजिटिव सिग्नल दिया है। तो उस बेसिस के ऊपर कंपनी को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो फ्यूचर रेवेन्यूज़ हैं या फिर नंबर्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। उसके बेसिस के ऊपर वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस केस के अंदर मान लीजिए इन्वेस्टर आके इंटरेस्ट दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर आपने जो स्टार्ट करना था ठीक है, अब आगे की जर्नी के अंदर आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो उस केस के अंदर वो क्या होगा कि वो कहेगा कि ठीक है, आप आज की डेट में मे बी ज़ीरो रेवेन्यू पे हैं, लेकिन अगर मुझे एंट्री लेना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मुझे कितना इन्वेस्टमेंट देना है और कितना इक्विटी मुझे मिलेगा। इवन
अगर मान लीजिए आप फाउंडर के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसको भी पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा रेवेन्यू ज़ीरो है, लेकिन हमेशा ज़ीरो थोड़ा ना रहेगा। Exactly. ठीक है, आगे आने वाले ईयर्स में मान लीजिए आज ज़ीरो, ऐसा भी हो सकता है अगले साल को रेवेन्यू उसका 10 करोड़ हो जाए, 15 करोड़ हो जाए, यू नेवर नो। तो अगर मेरा रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में मैं 10 CR, उससे अगले साल में 20-25 CR में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा आज वैल्यूएशन क्या होगा, उसके बेसिस पे ही मैं कुछ ना कुछ इक्विटी जो है इन्वेस्टर को दूंगा, उसके बेसिस के ऊपर ही डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। ये एक एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ठीक है, मान लीजिए कि 2 फाउंडर्स हैं ऑलरेडी, एक आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, एक आइडिया को टेस्ट कर लिया, मार्केट में वैलिडेट कर लिया, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारी टीम में टेक्नोलॉजी अच्छा है, ठीक है, सेल्स अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए जो इस पूरे के पूरे मॉडल को फर्दर पुश कर सके और मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की अडेप्टेबिलिटी है वो पता चल सके। तो सपोज़ करिए कि किसी पर्सन ने उनको अप्रोच किया कि ठीक है, आई कैन बी योर मार्केटिंग पार्ट, और अगर मैं आपके साथ आज की डेट में जुड़ना चाहूँ तो मुझे कितना इक्विटी मिलेगा। अगर मैं आपको अपनी एक्सपर्टीज़ अगर देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मार्केटिंग के लिए कोई एक्सपर्ट हो, वो कहता है कि ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी एक्सपर्टीज़ दूंगा, हो सकता है मैं कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी करूं, लेकिन मैं अपनी एक्सपर्टीज़ दूंगा, तो मुझे कितना इक्विटी मिलेगा। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन का लॉजिक क्रिएट हो जाता है कि ठीक है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, लेकिन अगर एक पार्टनर आ रहा है, आप उसको 10% दोगे, 15% दोगे, 20% दोगे, कितना परसेंट दोगे। तो मार्केटिंग का कितना रोल होने वाला है फ्यूचर ईयर्स में, जो मेरे नंबर्स आने वाले हैं उसमें कितना रोल होने वाला है, उसके बेसिस पे डिसीजन होगा कि आज की डेट में आप उनको कितना इक्विटी दोगे। तो यहाँ पर ये लॉजिक आपके लिए वैल्यूएशन का लॉजिक लगेगा कि आपको आज की डेट में मेरा कंपनी का वैल्यूएशन कितना है और इस पर्सन के आने से मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है, उस बेसिस के ऊपर हम उसका इक्विटी डिसाइड करेंगे। ओके, इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता कि अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए तो हम कितना इक्विटी हमें देना चाहिए? कोई ऐसा रूल ऑफ थंब होता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो? देखो ऐसा कोई रूल ऑफ थंब होता नहीं है। देखो ये स्टार्टअप के केस के अंदर क्या है ना, देखो वैल्यूएशन इतना प्लेन वैल्यूएशन तो है नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारी अजम्पशंस होंगी। आज की डेट में आप कुछ भी रेवेन्यू सपोज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में तो आपके पास, ठीक है, आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू तो आप कुछ पता लगाया नहीं जा सकता। अब आप मार्केट में जा कर के टेस्ट कर रहे हो कि ठीक है मेरा मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट का इतना प्राइसिंग होता है, सिमिलर कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ इस तरह से होते हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। आप एक मोटा मोटा आइडिया आप ऐसे भी लगा सकते हो कि ठीक है, सपोज़ करिए कि एक कंपनी ऐसी है जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बनाती है, और मान लीजिए कि उस कंपनी के रेवेन्यूज़ आपको पता है और उसके प्रॉफिट्स भी पता है, तो आपको पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 15% या 20% का मार्जिन होता है, तो आप उसके बेसिस पे तो कुछ रफ आइडिया लगा सकते हो, लेकिन कोई रूल ऑफ थंब में बोलो कि 25% रूल लग जाएगा या 10% रूल लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए अगर आइडिया ही लेना है तो आप ये कर सकते हो कि उस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के एवरेज आप देख सकते हो कि उनके जब रेवेन्यूज़ आते हैं या फिर उनके प्रॉफिट्स आते हैं तो उनके कितने मार्जिन्स क्रिएट होते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी उन कंपनीज़ के अंदर पहले इन्वेस्ट किया है या रिसेंट में इन्वेस्ट किया है, तो उनको कितनी इक्विटी देनी पड़ी कंपनीज़ को उस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है। तो कोई 25% 30% का रूल नहीं निकलेगा, लेकिन हर इंडस्ट्री के लिए ये जो नंबर होगा वो अलग होगा। हो सकता है किसी कंपनी के लिए जो सेक्टर हो उसके लिए 15% मार्जिन आता हो, कोई दूसरा ऐसा हो सकता है उसके अंदर 30% आ सकता हो, ऐसा हो सकता है किसी के अंदर 5% आता हो, तो वो हर सेक्टर के लिए वो नंबर अलग होगा, लेकिन रूल ऑफ थंब उसको मैं नहीं बोलूँगा। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब कोई कंपनी की रेवेन्यू नहीं आ रहा तो वैल्यूएशन कैसे करें, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं इसको हम? एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करिए कि मैंने और आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया 6 महीने पहले, और आज की डेट में हमने कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किए हैं, तो आप प्रॉफिट लेवल तो भूल जाओ, ठीक है। तो मेरे पास नंबर्स कुछ है नहीं, ज़ीरो नंबर है, कहीं भी आप पूरे बैलेंस शीट में आप देंगे सब ज़ीरो ही आ रहा है फिलहाल, ठीक है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि मैंने और आपने कंट्रीब्यूट करके इस बिज़नेस में डाला हो सकता है हमने कुछ IP इसके अंदर जनरेट किया हो, या फिर हमने कोई प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट किया हो, तो मैंने कुछ खर्चा तो ऑलरेडी कर दिया है कंपनी में, ठीक है। और जो मैंने टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, जो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट डाली है, इसके बेसिस के ऊपर आज की डेट में कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी नहीं होगी, ठीक है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि जो हमने ये इन्वेस्ट किया है और नेक्स्ट ईयर के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है मेरा रेवेन्यू जो है 1 करोड़ के करीब रेवेन्यू जनरेट होगा। ये मेरी अजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग दैट वी हैव डन विद द प्रोडक्ट और माई सर्विस, ठीक है, वो मैंने किया।
अब मेरे को नेक्स्ट ईयर का एक नंबर पता चलता है कि मेरा रेवेन्यू है सपोज 1 CR आ गया, है ना। अब उस 1 CR के रेवेन्यू के बेस के ऊपर मैं अपना बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करूँगा बाय लुकिंग एट द पीयर ग्रुप इन द इंडस्ट्री। मैं अपनी कंपनी को देखूंगा कि मेरी कंपनी किस पीयर ग्रुप के अंदर आती है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और उन कॉम्पिटिटर्स का किस तरह से एक्सपेंस आता है, ठीक है, किस तरह से उनके मार्जिन्स आते हैं, किस तरह से उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस तरह से उनके डेप्रिसिएशन के नंबर्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो उससे एक रफ आइडिया मुझे लगेगा कि हाँ, अगर इनका इतना है तो मैं भी अगर सेम इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे सिमिलर ही खर्चा करना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि मैं आज की डेट में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है। तो अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी ए को कोई आईसी चाहिए या फिर कोई इक्विपमेंट उसको उसके अंदर फिट करना है या फिर कोई भी पार्ट उसमें लगाना है, तो अगर उसको मान लीजिए 100 रुपीज़ का मिलता है तो मुझे भी ऐसा हो सकता है कि 100 नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा या 110 मिलेगा, लेकिन रफली एक नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके बेसिस के ऊपर मैं अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पिक्चर क्रिएट करूँगा कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली मेरे नंबर्स इस रेंज में आएंगे। उस बेसिस के ऊपर मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपना बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को जनरेट करूँगा। ये मेरा नेक्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर में जब मैं ये एक्सपेंसेस करूँगा या फिर मैं कुछ मार्केटिंग में भी अपने एक्सपेंसेस डालूंगा, तो उससे नेक्स्ट ईयर में यानी कि ईयर 2 में जा करके मेरे रेवेन्यूज़ सपोज करिए 1 की जगह 5 CR आ जाते हैं। तो फिर 5 CR के बेसिस के ऊपर मैं पूरा का पूरा अपना P&L का प्रोजेक्शंस बनाऊंगा, बैलेंस शीट के बनाऊंगा। तो इस बेसिस पे मैंने क्या किया, अपने 5 साल या 10 साल के आगे प्रोजेक्शंस क्रिएट कर लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो जब ये नंबर्स मेरे पास आ गए, अब आप मुझे ये कह सकते हो कि देखिए ये नंबर्स तो आपने अजम्पशन बेसिस पे लिए, ज़रूरी थोड़ा ना कि आपका नंबर ही आएगा। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरा वैल्यूएशन 50 करोड़ निकलेगा या 20 करोड़ निकलेगा या 25 करोड़ निकलेगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर साइड से क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ठीक है, आपने ये अजम्पशन तो अपनी मर्जी से ले लिया, आपने इंडस्ट्री के बेसिस पे ले लिया, ठीक है, लेकिन आप 1 CR कमाओगे उसकी भी क्या गारंटी है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम सिनेरियो बिल्ड कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स लगाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट शिकागो मॉडल ऑफ वैल्यूएशन लगाया जाता है। उसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि मैंने ये नंबर्स दिए, है ना, तो जब वैल्यूएशन उसका होगा तो वो एक सिनेरियो तो ये होगा कि हमने मैक्सिमम ऑप्टिमिस्ट होकर के हाँ मेरे वैल्यूएशन के नंबर, मेरे प्रोजेक्शंस के नंबर इतने हैं, उस बेस पे मेरा एक वैल्यूएशन निकलेगा। लेकिन मैं उसके साथ एक न्यूट्रल सिनेरियो का भी वैल्यूएशन करूंगा, जिसके अंदर जो मैंने नंबर लिए हैं मैं उसका सबका 50% कर दूंगा। मान लीजिए कि मैंने 100% एक अजम्पशन कर रखी है कि मेरे तो जो रेवेन्यूज़ है 1 CR ही आएगा। सपोज़ करो 1 नहीं आया, एवरेज कर देते हैं, मतलब मान लीजिए कि 50% आया, ठीक है। तो 50% अगर आएगा तो मेरा वैल्यूएशन कितना होगा? ओके, ठीक है। अगर 50% भी नहीं आया, 25% आया तो मेरा वैल्यूएशन कितना होगा? और अगर मैं उसको 125% कर दूंगा तो मेरा वैल्यूएशन क्या आएगा? तो मैं इसमें डिफरेंट सिनेरियोज लगा सकता हूँ। बल्कि जब मैं फर्स्ट शिकागो की बात कर रहा हूँ तो हम 3 सिनेरियोज लगाते हैं, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और न्यूट्रल। ओके, ऑप्टिमिस्टिक तो वो हुआ जो आपने प्रोजेक्शंस मुझे दे दी। पेसिमिस्टिक वो हो गया कि जो मैं उसको 25% पे ले गया। आपने बोला कि आप 1 करोड़ कमाएंगे, मैंने कहा नहीं 25 लाख कमाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसको बिल्कुल पेसिमिस्टिक कर दिया। अब इन दोनों का एवरेज करके मैंने 50% लिया कि ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात पूरी तरह से सही नहीं है और मैं भी बहुत पेसिमिस्टिक होकर सोच रहा हूँ, तो न्यूट्रल कितना हो गया? 50% हो गया। तो मैं 3 अलग अलग वैल्यूएशन करके देखूंगा और तीनों के बेसिस के ऊपर ये देखूंगा कि मेरी वैल्यूएशन के नंबर कितने आ रहे हैं। ओके, इसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेस देखूंगा कि क्या जो आपके ऑप्टिमिस्टिक नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स की सक्सेस ज़्यादा होती है या न्यूट्रल लेवल पे सक्सेस ज़्यादा मिलती है, या फिर जो इसकी वैल्यूएशन है थोड़ा सा डाउन साइड पे रहती है। तो उस बेसिस के ऊपर मैं प्रोबेबिलिटी दे दूंगा कि हाँ अगर ऑप्टिमिस्टिक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है। न्यूट्रल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है और बाकी बचा हुआ 40% पेसिमिस्टिक है। तो वो प्रोबेबिलिटी दे करके तो मैं एक वैल्यूएशन के नंबर पे पहुंचूंगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने नंबर्स के अंदर ही सिनेरियो बिल्ड कर दिया। मैं सिर्फ ये नहीं मान लिया कि जो आपने प्रोजेक्शंस कहा है वो सही है, मैं इंडस्ट्री को देख करके भी मैप कर रहा हूँ कि जो नंबर्स आप दे रहे हो या फिर पास्ट में जो स्टार्टअप्स ने ये नंबर दिए उसमें कितना मैच है या मिसमैच है। तो उस बेसिस के ऊपर हम इसका वैल्यूएशन करके देख सकते हैं। ये एक सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए आज की डेट में आपने कहा कि रेवेन्यूज़ नहीं है, ज़ीरो रेवेन्यूज़ है हमारे, लेकिन हमने प्रोजेक्शंस बना दिया और प्रोजेक्शंस 5 साल का या 10 साल का मैंने बना दिया। और ये केस मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर का है और इन्वेस्टर इसके अंदर आना चाहता है, हम उस केस में वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। तो अगर आज इन्वेस्टर आएगा
तो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? उसका इंटरेस्ट है रिटर्न में, कि मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। सपोज़ करिए मेरी कंपनी है और आप कहते हैं कि ठीक है, आई वांट टू इन्वेस्ट सपोज़ 5 करोड़ रुपीज़ इन द कंपनी, 25 करोड़ वापस चाहिए। तो यानी कि यू आर लुकिंग फॉर 5x एग्जैक्टली। एग्जिट, ठीक है। आपको 5x पे एग्जिट लेना है। आप कहते हो मैं 5 करोड़ तो डालूंगा, लेकिन मुझे 25 करोड़ का एग्जिट चाहिए, ठीक है जी। अब उस सिनेरियो में क्या हुआ कि मैं आज की डेट में आपकी वैल्यूएशन ना निकाल के 5 ईयर के बाद का देखूंगा कि मेरे को कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो आज अगर वो 5 डाल रहा है तो उस टाइम पे मुझे 25 चाहिए, तो मैं उस 25 के बेसिस पे ये देखूंगा कि आज की डेट में मेरी वैल्यूएशन कितनी है, ठीक है। ओके। तो मैं ये डाल दूंगा कि इन्वेस्टर का जो एग्जिट है वो 5x पे होने वाला है। तो अगर मेरा वो लास्ट का नंबर 5 है, तो आज की डेट में डिस्काउंट करने के बाद जो डिस्काउंटिंग के प्रिंसिपल या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में लगाऊंगा, वो लगाने के बाद आज की डेट में मेरा वैल्यूएशन कितना होगा। सपोज करिए कि एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा का मल्टीपल आ जाता है 20, और आपने उस टाइम पे जो वैल्यूएशन है, मान लीजिए आपका जो रेवेन्यू का नंबर आ रहा था, सपोज आपका 10 आ रहा था, 10 CR आ रहा था, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 200। अब 200 अगर आ गया तो आप ये देखिए कि हमने एग्जिट कितना मांग रहा था आपका इन्वेस्टर, आपका एग्जिट मांग रहा था 5x पे। तो आप 200 को सीधा 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो आज की डेट में कितना हो गया 40। तो आपका वैल्यूएशन 40 है। ये मैंने आपको Okay. रफली बता दिया। दो चीज़ें चल रही हैं इसमें, मल्टीपल लगाया जा रहा है, इंडस्ट्री का मल्टीपल कितना है, लेकिन वो 5 साल बाद का। मैं आज की डेट में अगर ये देखूंगा तो आज की डेट में अगर वो 5 का मल्टीपल मेरे से चाहता है, तो यानी कि मेरा वैल्यूएशन अगर 200, उसके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 200 है, तो आज की डेट में उसको कितना मेरा मिल रहा है मल्टीपल चाहिए, 5 टाइम्स का चाहिए। तो मेरा वैल्यूएशन आज की डेट में कितना है जी 40 करोड़। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं और भी मॉडल्स हैं जिनके थ्रू वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। बट हाँ, आज की डेट में रेवेन्यू जीरो हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो है वैल्यूएशन जीरो होगा। ओके। तो जैसे आपने बताया कि इसमें अगर जैसे इन्वेस्टर अगर 5x पे एग्जिट लेगा, राइट, अगर उसने चलो ठीक है 5x सोचा, अगर वो अमाउंट कम आया, वो वैल्यू कम आई, फिर वो एग्जिट कैसे ले सकता है कोई इन्वेस्टर? देखिए आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव वो। देखो फ्यूचर की बात करो। देखो आप एक एग्जांपल से ऐसे समझो कि सपोज करिए कि आप इस सिनेरियो को छोड़ दो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। आज आप कहते हो कि विक्रम मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, ये स्टॉक को लूँगा मैं, और 5 साल बाद मुझे इसका 5 टाइम्स मिलेगा। आपने इस बेसिस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन अगर आपको 5 साल बाद स्टॉक का प्राइस उतना नहीं गया, तो फिर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलेंगे कि वैल्यूएशन सही था या गलत था? आप कुछ नहीं कह सकते। ये आपकी विश है, आपने इक्विटी लिया है, जो पॉजिटिव है वो भी आपका है और जो नेगेटिव है वो भी आपका है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन 5x हो जाए, 10x हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूएशन पहले से भी कम हो जाए, ठीक है। तो वो तो देखो मार्केट डिसाइड करेगी कि हम कहाँ जा करके लैंड करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे लॉजिकल या फिर मैथमेटिक्स लगा के या फिर उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके एक नंबर तक पहुंचना है, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स दोज गाइड कि आज की डेट में मेरा वैल्यूएशन कितना होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप कहो कि नहीं कि 5x हो ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इक्विटी ले रहे हो। इक्विटी का मतलब क्या? शेयर इन द कंपनी, मतलब यू आर पार्टनर ऑफ द कंपनी। कंपनी आपकी है। अगर मान लीजिए 3% शेयर आपको कंपनी का मिला, यानी कि 3% कंपनी आपकी है। तो अगर 100 रुपये का प्रॉफिट जनरेट होगा तो 3 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट आपका 50 रुपीज़ होगा तो प्रॉफिट उस केस के अंदर आपको 1.5 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो वो तो अगर ऊपर जाएगा तो भी आपका है और नीचे जाएगा तब भी आपका। मान लीजिए लॉसेज हो गए तो लॉस भी आपका है। ओके। अगर हम बात करते हैं कि जितना भी अभी नंबर्स की हमने बात करी, एजम्पशन है सारा, राइट, हाँ। तो रियलिटी क्या है इसका? मतलब सारे नंबर्स ही नंबर है, एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है इसका? देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि आप अजम्पशंस कह रहे हो, वो सारी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स मुझे चाहिए एक अपना बेस, जिसके बेसिस के ऊपर मैं किसी कैलकुलेशन में वैल्यूएशन के नंबर तक पहुंचूंगा। बट हाँ, ये बात तो है कि जितना ज़्यादा स्टार्टअप के अंदर इनपुट्स कम हैं या कंपनी के अंदर इनपुट्स कम हैं, उतना ज़्यादा जो वैल्यूएशन है वो फ्लक्चुएट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सपोज़ करिए कि जिस कंपनी के वैल्यूएशन की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस कंपनी का रेवेन्यूज़ नहीं है, कोई नंबर नहीं है और हमने प्रोजेक्शंस बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि सारा वैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है सिर्फ उन नंबर से निकल के आएगा। ऐसे सिनेरियोज़ में क्या होता है कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करती है, कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है, जो कंपनी में प्रमोटर्स हैं उनका विज़न क्या है,
उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज़ में क्या होता है कि हम एक मॉडल अप्लाई करते हैं जिसको हम स्कोर कार्ड मॉडल बोलते हैं। उसके अंदर हम कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को असेस करते हैं कि ठीक है, ये कंपनी आज की डेट में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, तो इट विल बी ड्रिवन बाय द क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या होंगे, आपके जो प्रमोटर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं इस कंपनी को रन करने के लिए, उनके पास्ट एक्सपीरियंस क्या हैं। सपोज़ करिए कि एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रही है, ठीक है, या फिर उनको कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसके लिए उनके पास पहले से कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। ओके। तो मैं वहाँ पर उनको वेटेज कम दूंगा। अब सपोज़ करिए कि दूसरे एंगल से देखें कि ऐसे प्रमोटर्स हैं जो ऑलरेडी 15-20 साल इस बिज़नेस में लगा चुके हैं या फिर ऐसी कंपनीज में जॉब कर चुके हैं, तो उनके पास एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँगा, तो जो बाद वाला केस है जिसके अंदर उनको ऑलरेडी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको ज़्यादा वेटेज दूंगा। तो मैं ये कहूँगा कि उनके जो नंबर्स उन्होंने बताए हैं, उनकी अजम्पशंस ज़्यादा रियलिस्टिक होंगी एज़ कम्पेयर टू कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उस डोमेन का, ठीक है। अब जैसे मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात किया, एक फाउंडर तो ऐसा है जिसने अभी कॉलेज से निकला और उसने ऑल टुगेदर न्यू कंपनी बना के और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखो कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है। ओके। बेशक वो IIM से आता है, IIT से आता है, कहीं से आता है, डजेंट मैटर। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिम एक और फाउंडर है जो ऑलरेडी 10 साल या 15 साल इस इंडस्ट्री में लगा चुका है। बेशक वो जॉब में रहा, लेकिन उसको उस सेक्टर की टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा पता है। तो उस केस के अंदर मैं उसको वेटेज शायद ज़्यादा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस मैटर करेगा। तो ये सब फैक्टर्स को मैं उसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा वैल्यूएशन में। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी है जिसको फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में उसको रिस्क भी कम है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे चले जाएं तो ऐसी कंपनी हो सकती है कि अगर इसको फंड नहीं मिला तो द कंपनी विल डाई इन अदर 6 मंथ्स। तो उस केस के अंदर उसको आप मान के चलिए वेटेज कम मिलेगा, ठीक है। ओके। तो जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा तो मैं सारा रिस्क भी असेस करूँगा। तो जितने भी ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स बताए मैंने आपको, इन सब को मैं एज ए टूल यूटिलाइज करूँगा अजम्पशंस के तौर पे उन नंबर्स के लिए जो आपने मुझे प्रोजेक्शंस में दिए थे। ओके। तो मैं इन दोनों को क्लब करने के बाद जो प्रोजेक्शंस का रियलिस्टिक सिनेरियो निकल के आएगा, मैं वैल्यूएशन उसके बेस पे करूँगा, ओके। ठीक है। तो जितनी भी मेरी अजम्पशंस होंगी, जो आप मुझे बता रहे हो कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है कंपनी में, ठीक है, आप ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज करते हो, आपका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके रेवेन्यू मॉडल के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितने स्ट्रीम्स मेरे पास आ रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा वैल्यूएशन के अंदर, और जो कंबाइंड इफेक्ट इसका निकल के आएगा वो वैल्यूएशन जो होगी वो रियलिस्टिक वैल्यूएशन होगी। ओके। दैट मीन्स कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर उसको अच्छा रेवेन्यू आ रहा है तो फंड के लिए उसको जाना चाहिए। रेवेन्यू आ रहा है, फंड के लिए जाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही आप लोगों की सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ओके। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपका रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन आपका विज़न क्या है, आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, ठीक है। रेवेन्यू अगर आ रहा है, बिजनेस इट्स को फाइन। एक्सपैंड करना हो। नहीं, एक्सपैंड करना अच्छी बात है। देखो आप एक्सपैंड करना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आपका रेवेन्यू ही इतना आ रहा है कि आपको एक्सटर्नल फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। अभी रिसेंटली हमने एक वैल्यूएशन किया जिसके अंदर जो कंपनी है दे आर लुकिंग टू गेट फंड्स, और इन्वेस्टर्स उनको अप्रोच कर रहे हैं कि ठीक है हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं उनके नंबर्स देखता हूँ तो उनके रिजर्व्स और सरप्लस में इतना पैसा खड़ा है कि उनको एक्सटर्नल फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, वो इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं और वैल्यूएशन भी उनका हो रहा है, लेकिन आप समझो कि दे आर नॉट अंडर रिस्क एंड दे आर नॉट ड्रिवन बाय कि हाँ मुझे वैल्यूएशन इसलिए कराना है कि मुझे तो फंड्स की ज़रूरत है ही है। ओह। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, तो आप देखो इसमें नेगोशिएशन के अंदर फाउंडर बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पे आ गया कि अगर मुझे वैल्यूएशन अपने हिसाब से मिली तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को फंड्स के बगैर मेरी कंपनी नहीं चलेगी। मेरा अपना फंड इतना खड़ा है कि मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे अग्रेसिवली एक्सपैंड करना है और मेरे प्लान ऐसे हैं कि ठीक है मेरी कंपनी में रेवेन्यू तो 10 करोड़ का जनरेट हो रहा है, लेकिन मेरा खर्चा 15 करोड़ का, तो आपको ऑब्वियसली 5 करोड़ का पैसा बाहर से उठाना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर भी आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो पैसा इन्वेस्टर से उठाना है या वो आपको पैसा बैंक से एज ए लोन लेना है, ओके। ठीक है। जो मैंने देखा है माइंडसेट फाउंडर्स का ये होता है कि हमें जो पैसा है
वो इन्वेस्टर से लेना है। आप देखो कि जिस भी फाउंडर से आप बात करोगे तो इन्वेस्टर मनी की बात चल रही है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी फंड्स हैं। अगर उनको फंड चाहिए तो आप इक्विटी साइड में ना जाके डेट साइड के फंड को भी देख सकते हो, और उसमें फ़ायदा क्या है ना कि आपने पैसा वापस किया तो आपकी कोई इक्विटी तो गई नहीं, ठीक है। तो उस केस के अंदर कंट्रोल आपकी कंपनी का आपके पास रहेगा और आपके पास लिबर्टी होगी अपनी कंपनी को अपने तरीके से चलाने की। ओके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, अगर एक कोई शेल कंपनी है, राइट, उसका रेवेन्यू ज़ीरो है, वैल्यूएशन ज़ीरो है, राइट, इन्वेस्टर्स को कैसे मिल जाता है फिर? बहुत सारी ऐसी शेल कंपनीज चल रही है। नहीं देखो, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि वैल्यूएशन ज़ीरो है। देखो शेल कंपनीज तो आप देखो लीगल नेगेटिव वर्ड की तरफ जा रहे हो, ठीक है। शेल कंपनीज का मतलब ये होगा कि आपने सिर्फ दिखाने के लिए दिखाने कंपनी एग्जैक्टली, हाँ। दिखाने के लिए बट दे कंपनी गेट द प्रोजेक्ट, उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है कि ये पॉसिबल कैसे होता है, बट एटलीस्ट मतलब प्रोजेक्ट लेने के लिए कि आपको वैल्यूएशन दिखाना पड़ता होगा। देखो ऐसा ना, शेल कंपनी को ना बोल करके हम देखो इसको सब्सिडरी के एंगल से देखें या स्टार्टअप के एंगल से देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट उठाने के लिए आपको कुछ स्पेशल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, या फिर आप ये नहीं चाहते कि आपके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आए, आप उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना चाहते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, एक कंपनी सब्सिडरी सेपरेट बना दिया या स्टार्टअप सेपरेट बना दिया, पेरेंट कंपनी वो रहेगी। लेकिन अब देखो लीगल अगर एंगल से देखें तो वो स्टार्टअप है ही नहीं, ठीक है। अगर देखो स्टार्टअप सिस्टम के हिसाब से देखें तो अगर पेरेंट उसका इस्टेब्लिश्ड है 10 साल से उसका ऊपर उसका लाइफ टाइम है तो वो स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जो आप बात कर रहे हो कि उसको फंडिंग कैसे मिल जाती है, तो देखो वो एक एसपीवी की तरह हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको हम बोलते हैं, और वो एक पर्पस के तौर के ऊपर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, और वो सबको पता है कि हाँ वो कंपनी इस पर्पस के लिए ही बनाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, सपोज करिए कि एक कंपनी ऐसी जो रियल एस्टेट में, लेकिन उसका सारा बिजनेस और एक्सपर्टीज तो रियल एस्टेट की है। अगर आज की डेट में उसको ये लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो क्या वो रियल एस्टेट कंपनी के अंदर फंडिंग ले पाएगी? कोई भी नहीं देगा उसको, ठीक है। या फिर उसको फंड दूसरी जगह कंपनी को यूटिलाइज करना है एज एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहे, तो उनकी तो जो ब्रांड इमेज है, सपोज करिए आज की डेट में आपको पता चले कि डीएलएफ जो है सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो आप उसकी बात को आप सीरियस नहीं लोगे। आप कहोगे यार ठीक है, ये तो यार ये तो बिल्डिंग्स बनाते हैं या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो अपना अपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर से तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा। लेकिन मान लीजिए कि उसने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया और एज ए न्यू बिजनेस वेंचर उसने स्टार्ट किया जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है। तो आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी वहाँ पे। आपको लगेगा ठीक है कि डीएलएफ के पास रियल एस्टेट में फंड काफ़ी है, उसने ये वाला फंड अपना यूटिलाइज करके न्यू टीम बनाई, न्यू एक्सपर्ट्स हायर किए और एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने अंडर बनाई, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, डीएलएफ की ब्रांड से उसको अलग करना होगा आपको, ओके। ठीक है। तो वहाँ पर अगर ऐसा लगता है कि हाँ उस कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, हो गया है, और आगे आने वाले टाइम में फंडिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर एक्सटर्नल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फंड मिल सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिन कंपनी से प्रॉफिट नेगेटिव या जीरो होते हैं तो उसमें मेथड कौन सा यूज़ करते हैं? बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके रेवेन्यूज तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स आप देखेंगे कि नेगेटिव होंगे, ओके। ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल होगा। तो उन केसेस के अंदर देखो आप प्रॉफिट्स के बेस के ऊपर वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो जनरली लोगों का अजम्पशंस ये रहती हैं कि जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो हमें जो है प्रॉफिट्स पॉजिटिव होने चाहिए या फिर प्रॉफिट्स के बेस के ऊपर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जब वैल्यूएशन हो रही है तो आप ये देखिए कि आप रेवेन्यू मल्टीपल्स भी लगा सकते हैं, आप एबिडा मल्टीपल्स भी लगा सकते हैं। एबिडा हम बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन, ठीक है। तो आप वो मल्टीपल लगा के भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। उन सिनेरियोज़ के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड मिल जाएंगी जिनके रेवेन्यूज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे, लेकिन आप प्रॉफिट्स देखोगे तो वो नेगेटिव में होंगे, ठीक है। तो दे विल बी इंक्रिंग लॉसेस। तो लॉसेज उनके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखो स्टॉक मार्केट में आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि देखिए अगर रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और प्रॉफिट्स नेगेटिव हैं तो उनका वैल्यूएशन ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वैल्यूएशन उनका होगा, और वैल्यूएशन जो होगा वो इट विल नॉट बी ड्रिवन बाय जस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट उसके अंदर एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा वैल्यूएशन जो होगा वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि देखिए जब हम ऐसी सिनेरियोज़ के अंदर वैल्यूएशन करने जाते हैं, तो एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम इसके अंदर प्रोजेक्शंस बना लेते हैं और प्रोजेक्शंस के बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन निकालते हैं, और जो वो वैल्यूएशन निकल के आती है उसमें बहुत सारे मेथड लगाए जा सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथडोलॉजी लगाई जाती है। उसके अंदर हम लोग प्रॉफिट्स ना निकाल करके कैश फ्लोज निकालते हैं,
ठीक है। तो कैश फ्लोज मेरा कितना आ रहा है और कैश फ्लोज को मैं डिस्काउंट करके आज की डेट में वैल्यूएशन निकालूंगा, तो एक मेथडोलॉजी हो गई। वहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे कैश फ्लोज फ्रॉम द फर्म या फिर कैश फ्लोज फॉर इक्विटी, इस तरह से हम उसको निकालते हैं। ये एक मेथड हो गया जो हमारा इनकम अप्रोच में लगाया जा रहा है। सेकेंडली क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल्स लगा सकते हैं। अगर हम मार्केट अप्रोच लगा रहे हैं तो हम इसमें मल्टीपल साइड पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ईवी अपॉन एबिडा लगा रहे हैं हम लोग, या फिर आप ईवी अपॉन रेवेन्यू लगा रहे हैं, तो उन मल्टीपल्स के बेसिस के ऊपर भी हम लोग वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने जब थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि वीसी मेथड जिसके अंदर एग्जिट मल्टीपल के बेसिस पे लगाए जा सकते हैं, तो वो भी वैल्यूएशन आप इसके अंदर लगा सकते हो। और जब ये आप वैल्यूएशन लगाते हैं, ये मेथडोलॉजीज आप लगाते हैं, मेथडोलॉजी लगाने के बाद जो भी कंपनी के लिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंसिडर करके, और जो मेरे अजम्पशंस हैं या फिर जो मेरे डिस्काउंट्स लगने वाले हैं, वेरियस डिस्काउंट्स लगाने के बाद हम एक नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। और रिवर्स भी हो सकता है कि आपके पास जो रेशोज अवेलेबल हो वो इंटरनेशनल एरिना से हो और आप जो वैल्यूएशन कर रहे हो वो इंडियन कंपनी की हो। सपोज़ करिए कि आज की डेट में हम किसी एआई कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरा पीयर ग्रुप है जिससे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, वो ऐसा हो सकता है कि वो यूएस की कंपनीज़ हों, यूरोप की कंपनीज़ हो, या फिर मे बी किसी और जगह से हों। ठीक है। तो अगर मान लो मैं रेशोज़ वहाँ से उठा रहा हूँ और मैं कंपनी अपनी इंडिया में उसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ, या फिर मैं सिंगापुर में इवैल्यूएट कर रहा हूँ, या फिर मैं मिडिल ईस्ट के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक रिस्क लगाने होंगे, मुझे कंपनी स्पेसिफिक रिस्क लगाने होंगे। तो वो सब अजम्पशंस लेने के बाद मैं किसी वैल्यूएशन के उसके ऊपर पहुँचूँगा। ठीक है। तो ये सब सिनेरियोज जो हैं वो लगाने होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे चला जाता है, बट हाँ, जिन केसेस के अंदर रेवेन्यूज़ होते हैं उनके अंदर वैल्यूएशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उन कंपनीज़ के जिनका रेवेन्यू भी नहीं है और प्रॉफिट्स तो आप छोड़ दीजिए। तो उस केसेस के अंदर नंबर ऑफ़ अजम्पशंस डोमिनेट करती है, और नंबर ऑफ़ अजम्पशंस अगर ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली जो रेंज ऑफ वैल्यूएशन होगी वो बड़ी होगी। ओके। ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो अपनी वैल्यूएशन खुद कर लेते हैं, राइट? वो 3 मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक करने के बाद आपके पास आते हैं वैल्यूएशन करने के लिए? हाँ, मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि आज की डेट में देखो, गूगल था पहले, अब चैट जीपीटी हो गया। तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो अपना ना एक प्रोजेक्शंस बना लेते हैं। ठीक है। और उस प्रोजेक्शंस को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो अपने माइंड में ना उनके एक इमेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ, मेरा वैल्यूएशन जो है इतना निकल के आएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो यही होती है कि दे ट्रस्ट देयर प्रोजेक्शंस। ओके। तो जब भी आप प्रोजेक्शन बनाओगे और आप उसको जब भी वैलिडेशन कराओगे किसी और से, तो आप ये देखोगे कि आपकी प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने देखी है वो यही होती है कि दे आर जस्ट ट्रस्टिंग देयर प्रोजेक्शंस। ये उनका फर्स्ट जो है मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है। सेकंड क्या होता है, देखिए अब उन्होंने प्रोजेक्शंस बना लिया और कहीं थोड़ा सा पढ़ लिया कि हाँ ठीक है रेशोज़ लगती हैं, तो वो क्या होगा ना, प्लेन रेशो लगा देंगे। अगर उनको मार्केट से मिल गया कि ईवी अपॉन एबिडा है तो उतना उन्होंने मल्टीपल लगा दिया और उसके हिसाब से अपना वैल्यूएशन करके देख लिया। अब ऐसा मान लेते कि ठीक है, आज की डेट में उनके पास एक्चुअल अपने नंबर है, प्रोजेक्शंस को छोड़ दो, आज की डेट में अपने एक्चुअल नंबर है, लेकिन आपने मार्केट से कुछ मल्टीपल्स उठाया और लगा दिया। अब आप कहोगे मेरे नंबर तो बिल्कुल एक्चुअल है, हाउ कैन यू चैलेंज इट। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, आज आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो प्रोडक्ट और जिस कंपनीज़ के आपने रेशोज़ उठा लिए हैं उनके कितनी मैचिंग है, कितना वो प्रोडक्ट आपके साथ सिमिलर है। तो वो जो ईवी अपॉन एबिडा या फिर जो मल्टीपल वहाँ से निकल के आ रहा है, उस रेशो को एडजस्ट करना पड़ता है आपकी कंपनी के हिसाब से, वो अजम्पशन उसमें सेट करनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि इंडस्ट्री पीयर ग्रुप के अंदर आपका जो रेशो 15 का आ रहा हो, लेकिन आप सीधा 15 नहीं लगाओगे, आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी कंपनी के हिसाब से। तो ऐसा हो सकता है वो 15 ना हो, वो 17 हो और आप 15 ही लगा दो। ऐसा भी हो सकता है वो 15 ना हो, वो 10 ही हो। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो मिस होती है। तो एक रफ लेवल पे निकाल लेंगे तो इट्स स्टिल फाइन, बट हाँ, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हो या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये सेकंड मिस्टेक होती है जो फाउंडर्स करके आते हैं। ओके। थर्ड नंबर पे इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे या XYZ कोई भी करेगा ना, तो सबसे बड़ी गलती वो ये करेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लगाएंगे ही नहीं। ओके। तो कहेंगे यार यहाँ मेरी कंपनी में तो लॉस हो ही नहीं सकता है, मेरा तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं लगाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हो क्या रहा है, आप देखो बिजनेस प्लान्स भी मैं उठा के जब देखता हूँ, मेरे पास बिजनेस प्लान्स आते हैं तो उसमें रिस्क वाला कॉलम ही नहीं होता है।
तो आप उनसे पूछो कि रिस्क इसमें क्यों नहीं, ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, बस छोटे छोटे रिस्क आपने बता दिए। लेकिन जब आप उनसे डिस्कस करो तो हर इंडस्ट्री के अंदर रिस्क होता ही होता है, तो वो रिस्क को फैक्टर ना करना, अब होगा क्या ना, आपने जो प्रोजेक्शन बना लिए, वो जो नंबर बना लिए, जब वो इन्वेस्टर्स के साथ आप जाके बैठते हो तो वो इतने सारे फैक्टर्स आपके सामने रख देता है, तो वो आपकी वैल्यूएशन को जस्ट आधा कर देगा। वो आपको ये भी गिनवा देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गया, रिस्क भी इसके अंदर इतना है, आपकी प्रोजेक्शंस में भी गड़बड़ है, आपने जो मल्टीपल लिया है वो भी गड़बड़ है, तो वहाँ जा करके प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो आते हैं कि ठीक है, अभी इसको रेक्टिफाई करके आप बताइए कि व्हाट इज़ द रियलिस्टिक वैल्यूएशन। कई बार ऐसा होता है अपनी वैल्यूएशन कम लेके चल रहे होते हैं। वैल्यूएशन आप मान के चलिए आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है 50 करोड़, ठीक है। अब इन्वेस्टर को तो समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यूएशन 50 करोड़ है, लेकिन आपने जो नंबर निकाल लिया अपने हिसाब से, वो निकाल लिया 25 करोड़, तो आप तो खुद ही लॉस में हो। तो अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिया, आप हमेशा ये मत सोचो कि आप ज़्यादा ही निकाल के चले जाओगे। आप कम निकाल के चले जाओगे तो ज़्यादा लॉस है आपका। आपकी वैल्यूएशन 25 की जगह 30 होती तो आपका डायल्यूशन में भी तो फ़र्क आएगा। तो ऊपर जाना या नीचे जाना दोनों ही गड़बड़ है। तो अगर मान लीजिए आपका वैल्यूएशन 50 है और आप 100 दिखा रहे हो और आप 10 इन्वेस्टर के पास चले गए, तो आपके ब्रांड इमेज पे भी तो क्वेश्चन हो गया। आपके इन्वेस्टर लॉबी में ये होगा कि यार ये अपनी वैल्यू को ना बहुत इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं, राइट। और अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 50 है और आप 25 लेके चले गए और आपको बाद में पता चला कि यार वैल्यूएशन तो कम बता दी और फंडिंग भी ले ली और इक्विटी भी चला गया, अब तो वो तो फिर ब्लंडर है। ओके। कभी ऐसा होता है आपके कोई फाउंडर है आपके पास वैल्यूएशन लेके, मैंने अपना वैल्यूएशन इतना निकाला है, बट सडनली वो फिगर ही टोटली अपोजिट हो, तो उस टाइम फाउंडर का 90% केसेस में ऐसा ही होता है? मतलब 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि वो जो वैल्यूएशन निकाल के आते हैं, वो वैल्यूएशन वो आसपास भी नहीं होती। देखिए, जब हम वैल्यूएशन कोई चीज़ निकालेंगे ना, तो अगर मैं निकालूंगा या XYZ कोई भी वैल्यूअर निकालेगा, अगर उसने सब कुछ सही लगाया है, अजम्पशन सही से लगाई है, सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया है और सारा ड्यू डिलिजेंस सब कुछ अपनी जगह पे है, तो वैल्यूएशन +-5% होगा। ओके। लेकिन जब आप निकाल के लाओगे तो +-50% होगा, उस वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं है। तो क्लैश होता है, मतलब वैल्यूअर के पास प्लस फाउंडर, मतलब उसका जो ट्यूनिंग है वो? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम तो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो वी आर एन इंडिपेंडेंट बॉडी कि मुझे तो आपको वो बताना है जो रियलिस्टिक पिक्चर है। लेकिन अगर अपने इमेजिनेशन में आप 100 करोड़ लेके चलना चाहते हो तो दैट इज़ योर विश, लेकिन मैं तो आपको वो नंबर बताऊंगा ना दैट इज़ ऑन द ग्राउंड, कि आज की डेट में अगर आप कहीं भी XYZ लेके जाएं, क्योंकि देखो आपकी वैल्यूएशन ज़रूरी थोड़े ना है कि आप इन्वेस्टर के पास ही जा कर के सिर्फ आप डील ख़त्म करोगे। आपने सब कुछ कर दिया, मान लीजिए इन्वेस्टर को भी नहीं पता है और आपने फंडिंग उठा ली और उसके बाद आपका इनकम टैक्स में फंस गए आप, ठीक है। और इनकम टैक्स ऑफिसर ने असेस किया, उसका वैल्यूएशन अलग निकल के आया, तो आप और इन्वेस्टर दोनों पिसोगे उस केस में। ओके। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि देखो वो ओवर वैल्यूएशंस हो जाती हैं, वो नंबर्स मिस रिपोर्टेड होते हैं, वो सब गड़बड़ होती है और उसके बाद ट्रांजैक्शन भी हो गई, फंड्स भी आ गए, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे। ओके। तो उस प्रॉब्लम में क्या है ना कि आप एक नए स्पायरल में चले जाते हो। वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो फोकस है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए था या फिर कंपनी के लिए विज़न था, वहाँ से हट करके आप फंस जाते हो इनकम टैक्स में या फिर किसी और कंप्लायंस में आप फंस गए और आप अपने आप को कंप्लायंस में बचाने के चक्कर में अपने सारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं आप। ठीक है। तो वहाँ जा करके भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती तो ऐसे केसेस होते हैं? बहुत केसेस होते हैं ऐसे, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है, वैल्यूएशन जो है रियलिस्टिक नहीं थी, ट्रांजैक्शंस हो गई और बाद में जा कर के वैल्यूएशन बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोस तो आपने मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी देखा है कि वैल्यूएशन के, आप बायजूस के केस देखिए ना आप, तो 22 बिलियन की वैल्यूएशन से आज की डेट में बताइए ना क्या सिचुएशन है। तो वो वैल्यूएशन क्या थी, वो सही थोड़ी ना थी। ठीक है। वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक थी, इन्वेस्टर्स ने भी रिलाई किया और उस टाइम पे देखिए जो भी वैल्यूएशन हुई, उस वैल्यूएशन को आप किसी भी एंगल से सही नहीं बोल सकते हो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सबको लग रहा था कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टर को भी लग रहा था, तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। ओके। वो इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि देखो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया था, वो समय भी वैसा था। कोविड के टाइम पे आप देखिए कि 2021 के आसपास जो वैल्यूएशन उसके पीक पे गई, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बुरी तरह से क्रैश भी हुई। ठीक है। तो एक कंपनी जो 2015-16 से स्टार्ट हुई और आज की डेट में आप उसको देखो तो कितने राइज एंड फॉल उसने देखे। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम रॉन्ग कैलकुलेशन में थी, यानी फेलियर का कॉलम ही नहीं था। हाँ, मतलब फेलियर नहीं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर हमें चले, हमें लगा कि हाँ एडटेक तो बहुत तेजी भागेगा। ठीक है। तो जो एक वो ड्रीमी वर्ल्ड से जो फाउंडर्स थे ना, वो थोड़ा सा बाहर निकले बायजू के केस के बाद, कि जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो
जो वैल्यूएशंस थी वो ऑल टुगेदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलत थी। अब तो आप कह ही सकते हो, क्योंकि देखो इतने साल हो गए, ठीक है, और इतने हाई नंबर्स के बाद आज की डेट में क्रैश हुआ तो कितने इन्वेस्टर, कोई एक इन्वेस्टर तो था नहीं, तो नंबर उस ऑफ केस में इन्वेस्टर्स थे। इन्वेस्टर को पता नहीं चलता है कि जो वैल्यूएशन हो रही है या फिर जो नंबर्स हैं वो एजम्पशन है, रियलिस्टिक नहीं है। दैट इज द गेम ऑफ स्टोरी टेलिंग सर। तो बोथ द साइड, इन्वेस्टर एंड फाउंडर। देखो जो स्टोरी ऐसी बनाई गई कि वो इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई गई कि हाँ ये सेक्टर बहुत हाई जाएगा, और उस टाइम पे आप देखो कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वाला एरा ख़त्म हुआ, वो वाला टाइम गया, तो वापस बैक टू नॉर्मल आ गया ना सब कुछ। और आप देखो कि बायजू को देख करके, बायजू को अपना रोल मॉडल लेकर के कितनी कंपनीज एडटेक में गई। हमने ही इतनी कंपनीज का वैल्यूएशन किया जो एडटेक स्पेस में थी, और एवरीबडी वाज अज्यूमिंग कि यार अगर बायजू को इतनी वैल्यूएशन मिली है तो मेरा वैल्यूएशन का मल्टीपल तो इतना होना चाहिए। वी हैव सीन दैट, ठीक है। लेकिन आज की डेट में कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो जो स्टोरी थी और वो जो पूरा का पूरा पिच क्रिएट किया गया था, दैट वाज टोटली ओवर ऑप्टिमिस्टिक। और उस केस के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर रियलाइजेशन ऑन प्रोजेक्शंस था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहीं दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। तो ये सब सिनेरियोज होने के बाद जो वैल्यूएशन निकल के आई थी, दे वर टोटली रॉन्ग वैल्यूएशंस। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताओ, जैसे ये कोई कंपनी है, ठीक है, एक स्टार्टअप कंपनी है, वो अपना कितना अमाउंट एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन में इसको यूज़ करना चाहिए? बिकॉज जैसे बाइजू की बात कर रहे थे अभी हम, तो बाइजू ने बहुत अपने जो एक्सपेंडिचर है वो अननेसेसरी में उसमें एडवर्टीजमेंट में वो खर्च किया है। तो कोई स्टार्टअप है, तो अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितना पोर्शन रखना चाहिए एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन के लिए? ये देखो, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है पहली बात तो, कि कितना लगाना चाहिए। हर सेक्टर का नंबर परसेंटेज अलग हो सकता है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि आप की कैपेबिलिटी कितना है बर्न करने की। अब सपोज करिए आज की डेट में आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कॉम्पिटिटर का टर्नओवर 1000 करोड़ का है, तो आप कभी भी उस लेवल पे मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर सकते आज की डेट में, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कितनी मार्केट को आपको कैप्चर करना है। कोई ये गोल्डन नंबर नहीं है कि आपको 30% लगाना है या 40% लगाना है, वो तो आपको बजट खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। और जब प्रोजेक्शंस भी कंपनी बनाती है तो वो रेवेन्यू का परसेंटेज लगते हैं कि मार्केटिंग के अंदर मुझे 30% लगाना है, मान लेते हैं। तो अगर 100 रुपये में कमाऊंगा तो 30 रुपये मुझे रेवेन्यू अपना मार्केटिंग के अंदर एलोकेट कर देना है। तो वो कंपनी टू कंपनी होगा। प्लस अगर आपको डिसाइड ही करना है तो आप अपने सेक्टर में देखिए कि बाकी कंपनीज किस हिसाब से ये मार्केटिंग के एक्सपेंस कर रही हैं, आप उसके आसपास ही अपना सेट करेंगे तो ही आप सर्वाइव करेंगे, वरना आप सर्वाइव नहीं करेंगे। सपोज़ करिए कि 5 कंपनीज हैं आपके डोमेन में, और आप उनका एवरेज मार्केटिंग स्पेंड निकालते हैं तो लगभग 20 से 25% आता है। तो अगर आप 20 और 25 की रेंज में हैं, देन यू आर सेफ। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं मार्केट को बीट कर दूंगा और मैं 40% डालूंगा मार्केट में, तो 25% जो लगा रही हैं आप उनसे आगे चले गए, ठीक है। तो वहाँ तो चांसेस होंगे कि ठीक है यू विल ग्रो। लेकिन अगर मान लीजिए 20 और 25 की रेंज में ना जाके आपने 10-15% लगाया है, तो आपको कोई देख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सारा पैसा खत्म ही होने वाला है आपका। तो 20-25 इज सॉफ्ट स्पॉट। लेकिन अगर उससे ऊपर फंड आ जाता है, जैसे कि कंपनीज करती हैं आज की डेट में, देखो जिस भी कंपनी के अंदर फंड आता है वो क्या करता है, मार्केटिंग के ऊपर ब्लाइंडली वो पैसा लगा रहा है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स अपनी अच्छे से कर रहा है। तो वो इसलिए कि जितना जल्दी हो सके मार्केट को कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कि जैसे इंस्टा हेल्प आया है आज की डेट में, ठीक है। इंस्टा हेल्प क्या है कि आज की डेट में आपको कुछ स्टार्टिंग के अंदर मे बी 100-200 रुपीज़ के अंदर एक सब्सक्रिप्शन दे रहा है कि आपको 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जो हेल्प की सर्विस है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना सस्ता तो मिल नहीं रहा है, तो यानी कि जो चीज़ उसको 500 रुपये की पड़ रही है वो आपको 100 रुपये में दे रहा है। तो अगर आपको वो 100 रुपये में दे रहा है तो 400 रुपये बर्न किया जा रहा है, लेकिन वो उसकी पॉकेट इतनी डीप है। लेकिन अगर आपका स्टार्टअप भी उसी डोमेन में, तो क्या आप 400 रुपये पर पर्सन ऐप आप दे पाओगे? क्या आप नहीं दे पाओगे। आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए? तो जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे थे कि उन कंपनीज़ के लिए जिनका प्री रेवेन्यू है, या फिर ऐसी कंपनीज़ के लिए जिनके प्रॉफिट्स नेगेटिव हैं, तो देखिए फाउंडर्स को एक चीज़ समझना चाहिए कि वैल्यूएशन इज़ नॉट अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन 4 चीज़ों से कंबाइंड होकर बन रहा है। सबसे पहला है कि मैथ्स तो सबको समझ में आता है कि हाँ वो एक्सेल लगाना है, नंबर डालने हैं और वैल्यूएशन निकालना है, पहली चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं। सेकंड नंबर पे है मार्केट का मूड,
ऐसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आया था कि एडटेक में पैसा डालने, इन्वेस्टर वर चेजिंग लाइक एनीथिंग। आज की डेट में एआई को ढूंढ रहे हैं। तो मार्केट का मूड किधर है? अब सपोज करिए कि आप आज की डेट में कोई गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्केट का मूड नहीं है गारमेंट की तरफ आज की डेट में, ठीक है। मे बी वो एआई की तरफ जा रहा है, मे बी टेक की तरफ जा रहा है, या फिर कुछ और जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट का मूड इंपॉर्टेंट है, मैंने मैथमेटिक्स बताया वो इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका नेगोशिएशन कितना स्ट्रांग है, आपकी नेगोशिएशन पावर कितना है। दो केस में बता देता हूँ। मान लीजिए आपके आज की डेट में आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपया रखा है कैश में, ठीक है, आपके बैंक में रखा है, तो यू आर नॉट अंडर प्रेशर। तो वो नेगोशिएशन पावर कितनी है आपकी? सपोज करिए कि 4 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में रखा है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो 4 करोड़ रुपए का लोन है, दोनों केस में पैसा है आपके पास, लेकिन एक में आपको इंटरेस्ट पे करना है और तीसरे केस के अंदर आपके पास पैसा है ही नहीं है वाला। तो ये 3 अलग अलग केस के अंदर आपकी तीनों के अंदर नेगोशिएशन पावर अलग होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आप किस तरह से नेगोशिएट करने वाले हैं, ये आपकी नेगोशिएशन पावर पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका स्टोरी टेलिंग, नरेटिव कैसे सेट करेंगे आप, ठीक है। जैसे बायजू का एग्जांपल दिया, तो दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द नरेटिव सेट बाय द कंपनी कि बायजूस आर डूइंग दिस और ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, स्टोरी टेलिंग यानी कि नरेटिव आपका बहुत अच्छे से उसके अंदर सेट होना चाहिए, और लास्ट में मार्केट का मूड कैसा है। तो इन सबको कंबाइन करने के बाद जो वैल्यूएशन निकल के आएगा, दैट विल बी द परफेक्ट वैल्यूएशन। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल इंसाइट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। एंड वन मोर थिंग यार, आप लोग देखते ज़रूर हो पॉडकास्ट हमारा, इतना वैल्यूबल इंसाइट हम इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कंपनी के लिए लेके आते हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो डू सब्सक्राइब प्योर वैल्यू टॉक्स, एंड any information please visit our website purevalleyglobal.com and keep watching Pure Value Talks. Thank you so much.